Hello dear students, this is your geography's video assignment number 5 and we were reading chapter number 10 Europe, and today we will start with the new topic political divisions. Europe is a small continent that comprises 50 countries. It is home to over 743 million people as of 2015. तो यूरोप एक स्मॉल कॉन्टिनेंट है जिसमें ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ हैं और 2015 में जब काउंटिंग की गई थी तो यहाँ पे 743 मिलियन पीपल रह रहे थे. Most countries in Europe are small in size. These are categorized into different groups based on their geographical similarities, physiography and culture. तो जो यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो स्मॉल है साइज़ में, तो इसीलिए उनको ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है क्या सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग. तो वो सिमिलैरिटीज़ किस किस चीज़ में? जोग्राफिकल, फिजियोग्राफी एंड कल्चर में. सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का. द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इंक्लूड नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्री है? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ अलॉन्ग विद फिनलैंड एंड आइसलैंड आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज़. अब यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को अगर हम फिनलैंड और आइसलैंड से भी कंबाइन कर दें तो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाई जाती हैं. द यूनाइटेड किंगडम UK comprises the island of Great Britain, which in turn includes England, Wales and Scotland. तो यूके में ग्रेट ब्रिटेन आता है, उसका आइलैंड आता है और इसी वजह से उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड कंट्रीज़ भी शामिल हो जाती हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड अलॉन्ग विद द ब्रिटिश आइजल्स एंड सेवरल डिपेंडेंट टेरिटरीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूके. तो ये कंट्रीज़ भी यूके का ही पार्ट है. द लो लैंड कंट्रीज़. अब जो लो लैंड कंट्रीज़ का ग्रुप है इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इंक्लूड द लो लाइंग प्लेन्स इन द वेस्ट सच इज़ बेल्जियम, द नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग. तो लो लैंड में ये 3 कंट्रीज़ आती हैं. अ मेजर पोर्शन ऑफ द लो लैंड कंट्रीज़ लाई बिलो द सी लेवल. अब इनको लो लैंड कंट्रीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका जो मेजर पोर्शन है वो सी लेवल से बिलो होता है, नीचे होता है. द सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़. अब ये ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इंक्लूड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, हंगरी, द चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड स्लोवेकिया. तो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ ये वाली हैं. द मेडिटरेनियन कंट्रीज़. ये वाले ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? द मेडिटरेनियन कंट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज द आइबेरियन कंट्रीज़ एंड इंक्लूड स्पेन एंड पोर्टुगल. और इनमें स्पेन और पोर्टुगल कंट्रीज आती हैं. दीज नेशंस आर लोकेटेड इन द आइबेरियन पेनिनसुला इन द साउथ बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी. तो ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसके साउथ में लाई करती हैं और इनका जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी से लगता है. ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, बुल्गारिया एंड बोस्निया हर्जेगोविना are known as the Balkan states because these nations are located in the Balkan Peninsula. तो ये वाली जो कंट्रीज़ का ग्रुप है इनको बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं क्योंकि ये बाल्कन पेनिनसुला के आसपास लोकेटेड है. तो यही इम्पॉर्टेंट वाले जो ग्रुप्स थे वो हमने कर लिए. Now let's read about Russia. So Russia lies partially in Europe and partially in Asia. तो रशिया दोनों में लाई करता है, यूरोप में भी और एशिया में भी. The next topic we will read is Northwestern Highlands. The Northwestern Highlands are made up of hard igneous rocks. तो जो Northwestern Highlands हैं वो hard igneous rocks से बने होते हैं. इग्नियस रॉक के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो लावा और मैग्मा के सॉलिडिफाई होने के बाद बनती हैं. द सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स कंप्राइजेज सेवरल स्मॉलर प्लेन्स एंड बेसिन्स. तो जो सेंट्रल यूरोपियन प्लेन्स हैं उसमें काफ़ी स्मॉलर प्लेन्स होते हैं और बेसिन्स भी होते हैं. तो वो 3 तरह के हैं. कौन कौन से? नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स एंड सबमर्ज्ड प्लेन्स. सो वी विल रीड अबाउट ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स ओनली. These are intermontane plains comprising the plains of Hungary, Wallachia and Lombardy and the lowlands of Andalusia. These are surrounded by the Alpine mountains. The East European plains cover parts of Hungary, Romania, Italy and Spain. तो ये इनकी जो बाउंड्रीज हैं जो अलग अलग कंट्रीज से लगती हैं. Now let's read about the rivers of Europe.
The northwestern highlands and the alpine mountain systems is the source of most rivers in Europe. तो जो यूरोप की रिवर्स हैं वो आती कहाँ से हैं? नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड से और एल्पाइन माउंटेन से। इन पे जो बर्फ होती है वो पिघल के ही बाद में रिवर्स बनती है। दीज रिवर्स रेडिएट आउट फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये रिवर्स हर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो यूरोप हैज़ मैनी लार्ज रिवर्स सच एज वोल्गा, द डेन्यूब एंड नीपर एंड द राइन। तो जो यूरोप है उसमें काफ़ी लार्ज रिवर्स हैं, तो वो लार्ज रिवर्स ये 4 हैं। Also there are several small rivers like Don, Dniester, Po and Ebro which are important for navigation in their respective countries. तो ये होती हैं यूरोप में जो स्मॉल रिवर्स हैं, उनके नेम क्या हैं? डॉन, नीस्टर, पो एंड एब्रो। और ये नेविगेशन मतलब कंट्रीज़ के लिए नेविगेशन का काम करती है, क्योंकि जो इनकी रिस्पेक्टिव कंट्री है उसको फाइंड करना इन रिवर से इजी हो जाता है, मतलब ये रास्ता दिखाती है एक कंट्री का। फिर है जो यूरोप की सबसे फेमस वाली रिवर है टेम्स। टेम्स इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द यूके। ये ईस्ट में फ़्लो करती है यूके के, डेट ड्रेन्स इनटू द नॉर्थ सी और बाद में जाके नॉर्थ सी से मिल जाती है। नाउ सैन इज़ द ओनली रिवर डेट एम्प्टीज इनटू द इंग्लिश चैनल। अब जो सैन रिवर है ये एक लौती रिवर है यूरोप की जो इंग्लिश चैनल में जाके मिल जाती है। वेसर एंड एल्ब फ्लो नॉर्थ टू ड्रेन इनटू द नॉर्थ सी। तो जो वेसर और एल्ब रिवर्स हैं वो नॉर्थ सी में जाके एम्प्टी होती हैं। यूरोपियन रिवर्स आर नेविगेबल एंड इंटरकनेक्टेड बाय कैनल्स। सो जो यूरोपियन रिवर्स हैं उनको कैनल से कनेक्ट किया गया है। दिस क्रिएट्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ वाटरवेज। अब क्योंकि वो कनेक्टेड है तो उनमें वाटरवेज भी हैं, मतलब कि बोट के थ्रू एक रिवर से दूसरी रिवर मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना भी ईजी है। यूज्ड फॉर इरीगेशन के लिए यूज़ होती हैं, और हाइड्रो पावर जनरेशन मतलब वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके लिए भी ये यूज़ होती हैं। एज सच several big towns and cities are located along the banks of these rivers. और इन्हीं रिवर्स के जो आसपास बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज़ भी लोकेटेड हैं। These rivers also create fertile plains that are important for the agriculture in the region. तो यही जो रिवर्स हैं ये वहाँ के प्लेन्स को फर्टाइल भी बनाती हैं जो एग्रीकल्चर के लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। Now let's read about case study tourism in Switzerland. सो टूरिज़्म स्विट्ज़रलैंड में कैसा है? द कंट्री ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। तो जो स्विट्ज़रलैंड की कंट्री है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसी वजह से उसको पैराडाइज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, धरती का स्वर्ग भी बोला जाता है। द एल्प्स विच लाई इन द साउथ ऑफ द कंट्री कवर 60% ऑफ इट्स लैंड एरिया। तो जो एल्प्स हैं इस कंट्री के साउथ में लाई करते हैं, स्विट्ज़रलैंड के साउथ में लाई करते हैं, और यही एल्प्स स्विट्ज़रलैंड का 60% लैंड एरिया कवर भी करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ जनरली टेम्परेट। तो जो स्विट्ज़रलैंड का क्लाइमेट है वो जनरली टेम्परेट सा होता है। समर टेंड टू बी वार्म एंड ह्यूमिड, विंटर्स आर लॉन्ग एंड लेस ह्यूमिड। जो समर्स हैं वो ज़्यादा वार्म होती हैं और ह्यूमिड होती हैं, जबकि जो विंटर्स हैं वो लॉन्ग होती हैं और लेस ह्यूमिड होती हैं। स्विट्ज़रलैंड हैज़ अ हाईली डेवलप्ड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन द माउंटेनस रीजन्स वेयर ट्रेन्स, कॉग रेलवेज एंड एरियल केबल कार्स अलाउ टूरिस्ट टू मूव फ्रीली। तो जो टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी डेवलप्ड है, इसीलिए टूरिस्ट वहाँ पे जाना उनको पसंद भी है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस हैज़ हेल्प द टूरिज़्म इंडस्ट्री टू ग्रो सिग्निफिकेंटली इन स्विट्ज़रलैंड। इसी वजह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो स्विट्ज़रलैंड में सिग्निफिकेंटली ग्रो कर पाई है, प्रोवाइडिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 1,70,000 पीपल। और इसी वजह से 1,70,000 पीपल को टूरिज़्म से ही एम्प्लॉयमेंट मिली है। So that's all for today, dear students. All the best.